Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another paper for JEE Mains and Advance. जैसे दोस्तों आपको मालूम है कि अभी आपका सेकेंड राउंड IIT JEE मेन का मिड अप्रैल से शुरू होने वाला है। उसके मैंने कुछ वीडियो डाल दिए। आज आपको एक और पेपर डाल रहा हूँ कंप्लीट केमिस्ट्री का। ठीक है, अब आपको मालूम है ये बात कि आपके 20 क्वेश्चन तो आते हैं सिंगल करेक्ट और 5 क्वेश्चन होते हैं इंटीजर के, यानी कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन है आपके। तो मैंने हर चैप्टर से लगभग एक या दो क्वेश्चन लेने की कोशिश की जितने हो सकते हैं। कुछ चैप्टरों से ज्यादा भी लिए, जैसे थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो किसी में से एक ज्यादा भी हो गया, किसी में से कम। ठीक है, पहले मैं पेपर को आपको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपने पेपर को देखें एक बार। आप की भी डाल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखें, आप इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, आपकी जैसे सिंगल करेक्ट भी एडवांस में भी काम ले 20 तो इसके अंदर सिंगल करेक्ट वाले, और ये 5 क्वेश्चन है इंटीजर वाले। ठीक है, जिसके आंसर 1 से 9 तक आपको देने हैं। इसके बाद में अब मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, आप अपने क्वेश्चनों को करना, फिर जो कोई प्रॉब्लम आए मेरे से पूछना। जैसे पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखो 20 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब समझते हो ना, मिलीलीटर मतलब। आइडियल गैस है, डायटोमिक सीवी दे रखी है उसकी 360 केल्विन और 0.7 मेगा पास्कल प्रेशर था। एक्सपेंड अंटिल प्रेशर ऑफ गैस 0.2 मेगा पास्कल। ठीक है, आपको बताना है इसके अंदर से इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक वैल्यू दे रखी है। पहला है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके अंदर क्यू डब्ल्यू इनका रिलेशन। अब सुनना आप ध्यान से, जब आपसे बोल दिया है कि साहब आइडियल गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब आपके पास में डेल्टा एच, जिसको लिखते हो आप एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये दोनों तो हो गई जीरो। ये दोनों तो क्या हो गई है साहब आपके पास में जीरो। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और जब ये आपको जीरो हो गई, फर्स्ट ऑप्शन समझा रहा हूं, इट मीन्स क्यू और डब्ल्यू दोनों इक्वल रहेंगे मैग्नीट्यूड में एक्सपेंशन का, इसलिए डब्ल्यू नेगेटिव में। अब प्रोसेस लिखा हुआ है कौन सा, रिवर्सिबल। देखो ध्यान से, तो रिवर्सिबल के लिए डब्ल्यू का फॉर्मूला है एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पीवी एल एन पी वन अपॉन पी टू। देखो, तो अब मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो समझाता हूं। पीवी गिवन है कितना, पी और बी। देखो ध्यान से, एन आर टी का प्रोडक्ट हमेशा पीवी के बराबर रहेगा, चाहे आप इनिशियल की बात करो, फाइनल की बात करो, या मिडिल में कोई बात करो। ठीक है, तो प्रेशर दे रखा था मुझे कितना, 0.7 मेगा पास्कल। ध्यान रखना, वॉल्यूम कितना दे रखा है इनिशियल, 20 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, डीएम क्यूब। और इनिशियल प्रेशर कितना था, 0.7 मेगा पास्कल, और फाइनल गैस का प्रेशर है 0.2 मेगा पास्कल। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एल एन टू, एल एन 7 अपॉन एल एन टू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूं। तो ये तो वैल्यू हो गई साहब आपके पास 14, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1.25। तो ये वैल्यू लगभग आती है, आपको बता देता हूँ, 7.5 के आसपास आती है। अब सुनो ध्यान से, अब यूनिट सुनिए आप, जिससे आपको पता लगे कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। ठीक है, यूनिट सुनो। आंसर किस में आया है आपका, मेगा पास्कल डेसीमीटर क्यूब, यानी ये जो यूनिट आई है ना, मेगा पास्कल और डीएम क्यूब। डीएम क्यूब को लीटर भी कहते हो आप। ठीक है, अब आप सुनो, 10⁶, एक मेगा का मतलब कितना होता है, 10⁶। तो मैं बोल देता हूं इतना पास्कल आपके पास में प्रेशर है, और वी नो दैट 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 बार। अब समझना कंक्लूजन, 1 बार। मैं कहता हूं भाई 1 पास्कल की जगह तो 10⁵ से डिवाइड करो, और 10⁶ पास्कल, 6 पास्कल का मतलब 1 मेगा पास्कल हो गए। ध्यान रखना आप, तो ये वैल्यू होती है आपके पास में 10 बार। अब एक लाइन समझो आप मेरी, यानी मैं ये कह देता हूं, ये तो 1 मेगा पास्कल हुआ ना, इट मीन 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 10 बार। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और आपको पता है कि 1 लीटर बार, 1 लीटर बार इक्वल्स टू होता है एग्जैक्ट 100 जूल। तो मैं कहता हूं साहब 10 बार लीटर बार इक्वल्स टू, तो आप बोलेंगे साहब 10 लीटर बार इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 जूल। और मैं कह देता हूं आपसे कि 1 मेगा पास्कल इंटू लीटर, 1 मेगा पास्कल इंटू लीटर इक्वल्स टू 1000 जूल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेगा पास्कल लीटर में आ गया था, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 1000 से, क्या आ जाएगा अब ये, जूल। और आप इसको क्या लिख सकते हो, 17.5 किलो जूल। इसका मतलब आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार देखो, अगेंस्ट 0.2 मेगा पास्कल एंड आइसोथर्मल। फिर देखो ध्यान से, आइसोथर्मल में इन दोनों को तो आप जीरो कर देंगे। अब ये कांस्टेंट है,
ठीक है, अगेंस्ट 0.2 m, इसके अगेंस्ट जब हुआ है आपके पास में, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया अब, इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल था, जब कांस्टेंट होता है एक्सटर्नल प्रेशर तो उस पर आप बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में भी फिर वही लाइन भाई, Q इक्वल टू वही माइनस डब्ल्यू आएगा, और आप क्या बोलोगे, P एक्सटर्नल और चेंज इन वॉल्यूम। अब आपको P एक्सटर्नल दे रखा है 0.2, ये रहा अगेंस्ट, और चेंज इन वॉल्यूम और निकालना, आइसोथर्मल है इसलिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से आप फाइनल वॉल्यूम निकालना। P1 कितना था 0.7, वॉल्यूम कितना था 20, P2 कितना लिख रहा था 0.2, और फाइनल क्या निकालो V2, डिवाइड कर लो इसको 0.2 से, समझ गए। तो आपके पास में फाइनल वॉल्यूम आ गया था V2 70, हाँ 0.7 से 0.2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डेसीमीटर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम अब यहाँ पे रख देते हैं चेंज इन वॉल्यूम को, ठीक है। इनिशियल था कितना 20, फाइनल हो गया 70, तो 50 हुआ चेंज, बस। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो फिर वापस फोर्थ ऑप्शन को समझा रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है साहब 0.2 मेगापास्कल, चेंज इन वॉल्यूम 50 डेसीमीटर क्यूब, या आप लीटर कहते हैं। तो कितना आंसर आया आपके पास में 10, यूनिट क्या हो गई मेगा पास्कल डेसीमीटर क्यूब। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया, 1 मेगापास्कल डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1000 जूल। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, इतना जूल या 10 किलो जूल। तो ये आपके पास में ये भी सही है, बढ़िया कैलकुलेशन थी। अब दो वैसे ही छोटे छोटे। एडियाबैटिक रिवर्सिबल, अब रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है, उसके अंदर ले रखिए एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जीरो, सराउंडिंग जीरो और यूनिवर्स जीरो। बिल्कुल बढ़िया से एंट्रोपी से क्वेश्चन दिया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल को क्या कहते हैं आइसेंट्रोपिक। प्रोसेस का क्या नाम है आइसेंट्रोपिक, जिसमें यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग सभी की एंट्रोपी क्या बनी रहती है कांस्टेंट, यानी चेंज जीरो। तो ये भी सही ऑप्शन हुआ, ठीक है। अब देखो आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ठीक है, आइसोथर्मल लिख दिया तो ये चीज जीरो, ठीक है, और ये डेल्टा यू भी जीरो, और जब एडियाबैटिक लिख दिया तो क्यू जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब क्यू और डब्ल्यू में से ये जीरो, एडियाबैटिक कहते हैं ये जीरो, इसलिए डब्ल्यू भी क्या आएगा जीरो। तो यही इनकरेक्ट है जो इसमें कोई वैल्यू लिख रखी है। बस आंसर क्या देंगे आप इसके अंदर थर्ड, आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, आंसर रहेगा थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप समझ लो इसको, एडवांस में बना सकते हैं वो, कहते हैं कैलकुलेट करके दिखाओ, या ऑप्शन तो ये एक देखा जाए तो ये मेन का ही नहीं है, मेन में एक छोटा सा ऑप्शन पूछ लिया, पूछे साहब एडवांस में, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि आपको समझाऊं, मैं चाहता तो इसको थर्मोडायनेमिक्स के 4 क्वेश्चन बना देता, नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके पास में कितने करने हैं ओनली 25, जिससे सभी तरह के क्वेश्चन आ जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये अकेला क्वेश्चन कई क्वेश्चनों के बराबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ व्हेन गिवन कंपाउंड ट्रीटेड विद डाइबेल, अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो आपकी बुक में गिवन है इसके बारे में। आइडेंटिफाई कंपाउंड हुज प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड विद टॉलरेंस रिएजेंट। अच्छा अब डाइबेल के बारे में समझो आप, एक तो आपकी बुक के आपके लेवल पर आपको बता देता हूं, एक तो डाइबेल इस साइनाइड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर CHO के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, और एक डाइबेल रिड्यूस करता है एल्डी एस्टर को किसके अंदर, एक तो एल्डिहाइड और एक एल्कोहल में, ध्यान रखना, एक एल्डिहाइड में और एक एल्कोहल में, बस। और एक यूं तो करने को जैसे ये जो एल्काइन होती हैं उनको भी रिड्यूस करता है, पार्शियली एल्कीन बनाता है, ठीक। बाकी आपको ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपकी बुक में गिवन है, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर दे रखी है, ध्यान रखना एनसीईआरटी की बुक में। तो आपको करना था, तो इस पर कोई अमाइड पे कुछ नहीं, एसिड पे कुछ नहीं, ठीक है, इस कीटोन पर नहीं, बस यहां से करना आप। तो ये था, आप क्या करेंगे, आप ये जो एस्टर है इसका हाइड्रोलाइसिस, इसका रिडक्शन करो, एक तो बन गया एल्डिहाइड, कौन सा देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड, और इस पार्ट का क्या बना दो एल्कोहल, क्या बन गया था CH3 CH2OH, बस। तो बहुत ही इजी, टॉलन रिएजेंट के संग ये टेस्ट देता है, एल्कोहल नहीं देते, खत्म, आंसर सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन, तो ध्यान रखना डाइबेल की एप्लीकेशन गिवन इन योर बुक। क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन बट फेल टुवर्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। एल्डोल कंडेंसेशन तो देना चाहिए, जैसे ये भी देता है, जैसे साहब ये भी देता है, जैसे ये भी देता है, ये नहीं देता, लेकिन क्या क्या देना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन देना चाहिए, लेकिन आयोडोफॉर्म नहीं। तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये भी दे देगा आयोडोफॉर्म, ये भी दे देगा। अच्छा बात करते हैं साहब ये एल्डोल कंडेंसेशन देख लिए, हाँ अल्फा H इधर भी है, इधर भी है, अल्फा H भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, कहीं से भी आप अल्फा यानी एल्डोल भी देते हैं, आयोडोफॉर्म देते हैं। ये कंपाउंड एल्डोल तो दे सकता है, ध्यान से देखो, ये कंपाउंड एल्डोल तो दे सकता है, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसलिए आंसर 3। क्योंकि आयोडोफॉर्म के साथ आपको या तो क्या होना चाहिए
मिथाइलेटेड कीटोन या इस तरह के कोई कंपाउंड, जैसे कि इस तरह के एल्कोहल, पिछली बार बताया था मैंने कि जो ऑक्सीडाइज होकर इस ग्रुप को लिया है। क्लियर? तो इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है आयोडोफॉर्म ए, एल्डोल कंडेंसेशन तो देगा, अल्फा एच चाहिए है साहब, कीटोन है, लेकिन क्या नहीं देता है, आयोडोफॉर्म। ऑप्शन थर्ड, बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन से लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन से। वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने टॉल, ठीक है। 1.2 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला है, डिजोल्व किया है कितने, 100 ग्राम एसीटोन में, इसी टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर है, हो गया था 183, मोलर मास फाइंड करना है। अब आप, ठीक है, ये राउल्ट लॉ से लिया गया क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट मोलर मास फाइंड करने का फॉर्मूला आपको काम में लेना है, मॉडिफाइड जो एक फॉर्मूला है, ये इसकी पी नॉट की जगह क्या लिखना, पी एस। यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट रख देता हूं। ये तो डिप्रेशन इनिशियल वो उसका प्योर फॉर्म में कितना था 185, सॉल्यूशन का कितना हो गया था 183, तो डिप्रेशन हो गया 2, ठीक है। तो ये कितना था 183 क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वल टू वेट कितना डिजोल्व किया 1.2, ये आपसे पूछा है मोलर मास कितने में डिजोल्व किया साहब, एसीटोन के कितने में डिजोल्व किया है, दे रखा है आपको 100 ग्राम एसीटोन में, 100 ग्राम एसीटोन। एसीटोन का मोलर मास कितना होता है 58, जानते हो ना एसीटोन, हाँ लिख लिया करो कोई कंफ्यूजन हो तो। ये एसीटोन मोलर मास रखेंगे आप कितना 58, ये आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लेना, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ये बढ़िया मोल का क्वेश्चन लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, आपको बता देता हूं, ये समझने के क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट से लिया गया है 0.8 ग्राम ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट of mono acid base ignition gave 0.62 ग्राम ऑफ प्लेटिनम। बस कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस। अब पहले समझो, ये लिख रखा है क्लोरोप्लेटिनियम ऑफ मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का मतलब समझा दूं, जिसके अंदर एक NH2 ग्रुप हो उसे कहते हैं मोनो एसिडिक बेस, या आप कह सकते हो जो केवल एक H+ आयन गेन करने की करता हो कैपेसिटी। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड ये, इसके संग ये बनाते हैं साहब सॉल्ट, तो सीधी सी बात है ये 2 देगा। इसका मतलब है आप इसको 2 से रिएक्शन कराएंगे और आपके पास में ये सॉल्ट बना हुआ है, लो H2PtCl6, ये आपके पास में क्या है, इसका सॉल्ट है, इसका नाम, इसका कर दिया इग्निशन। अच्छा, जब इग्निशन करते हैं ना सिल्वर और प्लेटिनम सॉल्ट का, आपको बता दूं, तो इसके अंदर साहब कार्बन CO2 में हाइड्रोजन वाटर के अंदर और नाइट्रोजन अपने वोलेटाइल सब बाहर निकल जाते हैं, केवल प्लेटिनम बचता है। तो अब आपसे पूछा है साहब इस अमीन का मोलर मास क्या है, क्वेश्चन ये समझ लीजिए, POC लगा दो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कहता है कि प्लेटिनम के एटम इसमें और प्लेटिनम के एटम प्रोडक्ट में बराबर रहेंगे। एटम कैसे निकालते हैं, बोले साहब इसके मोल बनाओ, कितना मास था आपके पास में, कंपाउंड कितना दे रखा था 0.80 ग्राम, इसका मोलर मास बोले साहब ये बन गया आपके पास में मोल, इसका हो गया मॉलिक्यूलर वेट। उसको मॉलिक्यूल्स बनाओ, लो साहब उसको एटम में कन्वर्ट करो, प्लेटिनम के एटम की बात करते हैं, एक ही है। इधर बनाइए मोल कितना दे रखा प्लेटिनम का मास, रखो 0.262, प्लेटिनम के मोल बनाओ, डिवाइड करो इसके एटॉमिक मास से, 195 होता है, दे रखा होगा, ये दे रखा 195, ठीक है, इंटू Na करो, तो इससे Na से Na को कैंसिल कर लेना, इससे आपके पास में क्या आ जाएगा मोलर मास, ठीक है। अब थोड़ा सोल्व कर देता हूं आपको, ठीक है, इससे आ गया था, अब आपके पास में किसका मोलर मास आ गया, इस सोल्ट का पूरे का, एक बार सोल्व करके देख लेना। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है इस सोल्ट का, ये करीब आएगा 595 पॉइंट समथिंग, 0.44 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ गया, इस ये जो कंप्लीट सोल्ट था ना इसका मोलर मास। अब रुको, ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से, इस मोलर मास में से ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है इसका पूरे का मास है 595, इसमें से आप क्या करना 595 में से इसका मास कम कर देना, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का, प्लेटिनम का दे रखा है, इनको ऐड कर लेना, जिससे ये 410 होता है। तो ये वैल्यू जो आएगी अब आपके पास में कितनी हो गई 185 आ गई, ठीक है। ये किसका मास आ गया 2 मोल्स ऑफ अमीन का, और मोलर मास का मतलब क्या करेंगे, डिवाइड कर दो कितने से 2 से, किसका आ जाएगा 1 का, ये इसका आंसर था। आंसर है फर्स्ट 92.7, बढ़िया क्वेश्चन था। POC लगाना, डाल्टन की थ्योरी पिछली बार भी आई थी, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन में एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड एंड एज टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट आर इक्वल इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड। और एटम बनाने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट वी मेक मोल एंड देन मल्टीप्लाइड बाय Na एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट जितनी उसके अंदर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का।
एसिडिक सॉल्यूशन है कॉपर क्यूप्रिक सॉल्ट का, ठीक है, उसके अंदर 0.1 इतना ग्राम कॉपर है, इलेक्ट्रोलाइज किया अंटिल कॉपर इज डिपॉजिटेड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो अब आपको पता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो साहब कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा और जो एनोड पर है वो बाहर निकलेगी यहाँ से एसिडिक में से, एच आयन और OH आयन होते हैं, वाटर माना करो, आयनिक कंपाउंड है तो सॉल्यूशन, तो क्या बाहर निकलेगी यहाँ सर O2। बैलेंस करके लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्या बाहर निकल जाती है यहाँ पर O2। अब आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया करो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ कैटायन इक्वल्स टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एनायन। तो कितने इक्विवेलेंट हुए आपके पास में, ग्राम में वेट दे रखा है साहब आपको कॉपर आयन का कितना 0.317, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो, मोलर मास है इसका 63.5 डिवाइड एक्स फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट हो गए 31.75 ग्राम। इतना इक्विवेलेंट ही ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट का आपको बता देता हूं, एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन होती है 8 ग्राम के बराबर, और 8 ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करो और एसटीपी पर मल्टीप्लाई करो 22.4 से, तो ये 5.6 लीटर या 5600 ml होता है। तो एक इक्विवेलेंट कितना होता है 5600 ml, इतने इक्विवेलेंट आएगी ऑक्सीजन भी, मल्टीप्लाई कर दो साहब, ये लो जी खत्म आंसर, ये लो। सेकंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एज लोएस्ट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो अब इधर देखो इस डबल बॉन्ड के ये प्लस m का है और ये कहता है माइनस i का, ये प्लस i ये माइनस i, तो एडिटिव टाइप आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों किसके हैं प्लस i के, प्लस i ये ट्रांस, और जब सेम हो तो दोनों प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इसको बढ़ाएगा ये कम कर देगा, डाइपोल मोमेंट 0, एग्जैक्ट आंसर ये। इधर पॉजिटिव में आएगी वैल्यू और यहाँ भी कुछ पॉजिटिव आएगी, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे सेकंड। कितना है डाइपोल मोमेंट एग्जैक्ट 0, तो दोनों मिथाइल लग रहे हैं, ध्यान रखें। बढ़िया क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री का, देखो क्वेश्चन नंबर 8 स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेलेक्ट नॉन रिजोल्वेबल कायरल मॉलिक्यूल, यानी कायरल तो होना चाहिए, नॉन रिजोल्वेबल समझते हो ना कि, लेकिन मिक्सर में से डी एंड एल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप समझो। तो ये जो है ना देखो सल्फोन, सल्फोन में भी ध्यान रखें सबसे पहली बात कि चौथा जो लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर और बचा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको फोर्थ बॉन्ड कंसीडर करते हैं, इसलिए ये कंपाउंड कायरल है पहली लाइन, और सफिशिएंट डिफरेंस है डी एंड एल में, इसलिए आप इसको रिजोल्वेबल का मतलब सेपरेट कर सकते हो डी एंड एल को। इस नाइट्रोजन को देखो ये भी कायरल है, लॉन पेयर को यहाँ भी कायरल, लेकिन फ्लिपिंग याद कीजिए थोड़ा था, लेकिन फ्लिपिंग की वजह से अम्ब्रेला की जैसे ये ऊपर है ना, इनमें एनर्जी डिफरेंस sp2 एक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनती है, आपको बता देता हूं ट्रांजिशन, और ये वैलेंसी ये फ्लिप हो जाता है मॉलिक्यूल ऐसे, और इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस एक इसमें कोई डी फॉर्म है एक एल फॉर्म है, एनर्जी डिफरेंस इतना कम है, जो कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सल्फर कौन सा था थर्ड का, ध्यान रखना, सल्फर और फॉस्फीन जो होती हैं उनके अंदर से जो लेवल होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है कायरल कंपाउंड, उनको आप क्या नहीं कर सकते सेपरेट, एनएस आंसर यही रहेगा। ठीक है, दूसरा अच्छा इसमें देखो ये पूछ रहा है कायरल, तो मैं बोलता हूं ये तो कायरल ही नहीं है, इट इज नॉट कायरल, हाँ क्योंकि अपोजिट ये दोनों प्लेन में नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है इसलिए नॉन कायरल। अच्छा ये भी कायरल नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी दोनों एच एच लगे हुए हैं, तो ये कायरल तो केवल दो ही थे इसमें, कायरल एक तो फर्स्ट था एक सेकंड था, लेकिन नॉन रिज्यूबल कौन सा लिखेंगे टर्सरी अमीन वाला, ड्यू टू फ्लिपिंग, याद करो और फ्लिपिंग को थोड़ा पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम से, कुछ नहीं टेक्निकल क्वेश्चन, ये सब आपके पास में कोई रिएक्शन थी गैस ही थे सारे। इसमें क्या किया कि सर्टेन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर कंसेंट है ना पी और क्यू की, इक्विलिब्रियम पे दे रहा है इसकी 3 और इसकी 4, अब क्या किया रेस्पेक्टिवली ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दिया। अच्छा अब बताइए जब प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किधर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बस ये ध्यान रखना है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो 3 - x या 4 - 2x, और यहाँ पर कुछ बनेगा, पहले भी होता ही कुछ, ठीक है, जैसे x प्लस जो भी कुछ इसके पास में था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पूछा है आपसे कि प्रेशर इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम अलाउड टू री एस्टेब्लाइज देन कंसंट्रेशन ऑफ Q, तो क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन Q लेस देन 4, because equilibrium shift toward the right hand side according to Le Chatelier principle, because we increase pressure and hence equilibrium shift toward the direction which nullify ये which reduce effect of the pressure, ये डिक्रीज प्रेशर, तो आंसर देंगे इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन चलने दो। क्वेश्चन नंबर था 9 बढ़िया क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन ले चैटेलियर प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया केमिकल काइनेटिक्स का, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड X इज फर्स्ट ऑर्डर, if 75% X is decomposed in 100 minutes, how long take 90% completion दे, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है KT
ln इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन टाइम टी। जैसे एक तो आप क्या करो 75% के लिए निकाल लो, सेकंड 75% के लिए ln इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया करो वैसे ही 100, और 75% कंप्लीट हो गई तो कितनी बची 25, तो ये वैल्यू हो गई ln 4 इक्वेशन। इसी तरह 90% के लिए निकाल लो, 90% के लिए ln शुरू में क्या था, ये 90% कंप्लीट होगी तो बची कितनी 10, तो ये हो गया आपके पास में ln 10। रख दो साहब, t 75% डिवाइड बाई t 90%, 75 की वैल्यू दे रखी है, क्या आ गया आपके पास में ln 4 अपॉन ln 10। अब ln 4 का मतलब 2.303 और log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, और इसको डिवाइड करेंगे 2.303 और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये कैंसिल हो गया। तो ये जो आपको 70 कितना दे रखा है 75% कंप्लीट के लिए, ये दे रखा है 100 मिनट। तो आप क्या करेंगे, इस 100 मिनट को मल्टीप्लाई करो कितने से 1 से, और डिवाइड करो 0.6 से, ये आपका आंसर आ जाएगा 166.66 मिनट। कैलकुलेट करके देख लेना एग्जैक्ट, समझ गए। क्वेश्चन नेक्स्ट 11, क्वेश्चन 11 बढ़िया क्वेश्चन है, डी ब्लॉक से लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा क्वेश्चनों का, रीजन वैसे तो इक्वल रहेगा लेकिन चैप्टर वाइज कम हो गए क्वेश्चन। उसका रीजन है क्योंकि आप इनऑर्गेनिक के चैप्टर में से जो सिलेबस पहले हुआ करता था उसमें से कई चैप्टर हटा दिए, जैसे आपको बता देता हूँ, एक आपकी मेटलर्जी का क्वेश्चन आया करता था जेई में, वो हटा दिया है। दूसरा आपके पास में डी में उसमें एक क्वेश्चन आता था पी ब्लॉक पूरा, वो पी ब्लॉक भी हटा दिया है, केवल पी ब्लॉक में कंप्लीट तो रिमूव नहीं किया है, लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़नी है आपको, जनरल इंट्रोडक्शन और फर्स्ट जो एलिमेंट है हर फैमिली का उसका एनोमलस बिहेवियर आपको रीड करना है, ठीक है, जैसे जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर पीरियोडिक टेबल में आ जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड्स हटा दिए रिमूव। तो अब आप ध्यान रखना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर बचे ना डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन भी आएंगे। पहला तो ये बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, वेनेडियम, मैग्नीज और जिंक, करेक्ट ये लिखा है ऑर्डर ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी, सही है, क्योंकि आपको पता है कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है, मेटेलिक बॉन्ड पे। सबसे मेटेलिक बॉन्ड के लिए क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर एटम, पर एटम, और कर्नल वगैरह देखा करो। तो वेनेडियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद में मैग्नीज में आप ध्यान रखना, मैग्नीज का मेटेलिक बॉन्ड कम हो जाता है, रीजन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एनोमलस मेटेलिक कैरेक्टर है इसके, एनोमलस क्रिस्टलाइन रेडियस, समझ गए, तो इसका कम हो जाएगा, जिंक में सबसे वीक होता है, इसलिए सबसे बढ़िया पहला क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास में करेक्ट। मैग्नीज, निकेल और जिंक ऑक्साइड, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पीरियोडिक टेबल से ध्यान रखें कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में तो बेसिक नेचर कम होती है, तो सही लिखा हुआ है, मैग्नीज पहले फिर निकेल, ये करेक्ट। कोबाल्ट +3 में ऑक्साइड, क्रोमियम +3 में और कॉपर +1 में, ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कोबाल्ट का होता है वैसे आपको बता दूं 3d7 4s2, +3 का मतलब 2 यहाँ से एक बार निकालो, तो यहाँ पर रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को भर के देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4, कोबाल्ट +3 में, ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम +3 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3, कॉपर +1 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये भी सही लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिज्म नेचर करेक्ट है, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। KMnO4 K2Cr7 एंड K3VO4 ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये भी सही लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में कितनी लिखी हुई है +7, क्रोमियम की +6, ध्यान से देखिए, और वेनेडियम की कितनी है +5। अब मैं आपसे जनरल पूछूं, बताओ जल्दी से किसका रिडक्शन बोले, इसका मतलब जिसका रिडक्शन फास्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर उसके बाद तो ये भी ऑप्शन सही है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब ये बढ़िया क्वेश्चन, निकिल +2 ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम +2 से, लेकिन प्लेटिनम +4 ज्यादा स्टेबल है +4 से, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मैं आपको समझा देता हूं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 3D एलिमेंट की ज्यादा स्टेबल होती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रीजन सुन लो, क्योंकि जो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डी ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा डिफ्यूज ऑर्बिटल से इजी रिमूवल है इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 3D एलिमेंट की ज्यादा स्टेबल, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 4D और 5D की। बढ़िया क्वेश्चन, तो इसके अंदर ऑल आर करेक्ट है, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कोऑर्डिनेशन से लिया गया क्वेश्चन है, ये डी एंड एफ से था, ये कोऑर्डिनेशन से, समझना है इसको, समझिए, टेट्रा अमीन डाइथायोसाइनेटो एस कोबाल्ट थर्ड, तो पहले इसको बना के देखते हैं, ये तो साहब कोबाल्ट, टेट्रा अमाइन, तो 4 तो लगाओ आप अमाइन, ठीक है, एक क्या लगाओ डाइथायोसाइनेटो एस,
एस का मतलब सल्फर है, उसके अंदर लिंकेज एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये। और फिर क्या, इस पर चार्ज निकाल लो, तो कोबाल्ट +3 में दे रखा है तो +3 और ये -2, इस पे चार्ज आएगा +1। इधर देखेंगे अपन, आगे लिखा हुआ है कोबाल्ट ट्रिस ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड, तो यहाँ पर भी मेटल कोबाल्ट है और ये ऑक्सीलेटो लगाओ 3, इस पर ये +3, ये -6 हो गई, इसलिए इस पर चार्ज है -3। अब जब इनका कंपाउंड बनाऊंगा मैं, ध्यान से सुनो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा CONH3 का 4 थायोसाइनेट और ट्वाइस, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर से 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जिसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एक तो ये आपके पास आना चाहिए लिखना। तो अब आप समझो, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स CONH3, तो ये गलत दे रखा है। क्या गलती है यहाँ पर, क्या लगना चाहिए था, होल थ्राइस, जो मैंने किया। एक दूसरा, इट इज चीलेटिंग कंपाउंड एंड सो लिंकेज आइसोमेरिज्म, सही है। चीलेटिंग किसको कहते हैं, जिसमें पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, और लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल सही। दूसरा, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसकी वजह से, ठीक है। जो ये कोबाल्ट के लगेंगे ना ऑक्टेडल स्पीसीज है, ध्यान रखना। तो जैसे एक ऑक्सीलेट आयन ऐसे जोड़ दिया, इधर ऑक्सीलेट आयन जोड़ दिया, ठीक है, और इधर ऑक्सीलेट का बॉन्ड बना दिया। अब जब आप इसकी बात करोगे ना, तो इसकी दूसरी फॉर्म बन जाएगी, जो इस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए क्या शो कर जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करता है साहब, 2 बन जाएंगे इस ट्रांस, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल करेगा। ज्योमेट्रिकल किससे करेगा, इससे। क्या चीज है ये, Ma4B2 टाइप का, देखो इधर, एक बार बी को सिस ले लो, एक बार ट्रांस, ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। एंड इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पता है क्या करना पड़ता है, कि लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं, करेगा, बताऊं कैसे, देखो इधर, यहां से एक ऑक्सीलेट को हटाओ और यहाँ पर इसको SCN को हटाओ, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या हटा दो, SCN को हटा दीजिए और वहां पर लगा दो आप, ऑक्सीलेट हो जाएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट को छोड़ के सभी सही है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आंसर 4। विच पी ब्लॉक एलिमेंट सो हाईएस्ट वैलेंसी, अब ध्यान से देखो, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड के एलिमेंट की हाईएस्ट वैलेंसी कितनी तक हो सकती है, 4 तक, because only 4 orbital present in their outermost shell and hence they cannot be expand their octet, therefore their highest valency up to 4. But the element of 5th, 3rd and higher period element contain empty d orbital, therefore their valency may be more than 4। आंसर पी ब्लॉक से लिया था, बिल्कुल सिंपल समझाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या है आजकल पी ब्लॉक वगैरह को कम ही ध्यान देते हैं, बाकी ध्यान दो। आंसर इसका 13 का 4। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन, देखो आप, ऑर्गेनिक से आपको इनकरेक्ट ही बताना है इसके अंदर, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 लिख रखा है। आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब समझते हो कि साहब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है, जो कि एक मोल्स को कंप्लीटली, ध्यान से सुनना, सैचुरेटेड ओपन चेन एल्केन जैसे में कन्वर्ट कर दें, तो उनको कहते हैं। तो देखो आप ध्यान से, इस ट्रिपल बॉन्ड की अनसेचुरेशन तो हो गया 2, एक है 2 H चाहिए, और इस डबल बॉन्ड का कितना हो गया 1, तो 3, तो यहाँ और एक ही पाई बॉन्ड, ये जो रिंग है ये टूटेगी, एक इधर और एक इधर, तो टोटल कितना है 4, तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा 3 डिग्री कार्बन एटम चेक कराता हूँ, 3 डिग्री टर्सरी कार्बन एटम, देखो जो 3 कार्बन से जुड़ता है उसे कहते हैं। तो एक तो दोस्तों इसको ध्यान से देखो टर्सरी, और एक आप यहाँ पे देखो इसको, बस, तो कितने टर्सरी कार्बन हो गए, डिग्री ऑफ 3 डिग्री कार्बन के एटम कितने, 2, ये भी सही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ये गलत हो गया है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 2 तो यहीं पर है, और एक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने थे, 3, तो ये आपके पास में इनकरेक्ट, तो ये हो गया। चौथा और समझा देता हूँ, नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो 2 डिग्री किसको कहते हैं, जो सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हो, और सेकेंडरी कार्बन आप समझते हो 1 2 3, 3 तो ये सेकेंडरी, तो 6 तो यही हो गए, देखो ध्यान से देखो, एक ये सेकेंडरी, ध्यान से देखिए, 8 2 ये 10 2 ये भी सेकेंडरी है, ये कितने हो जाएंगे 12, और एक ये, एक ही रहेगा इस पर, एक ये, बस खत्म। तो 14 ये सही है, तो आंसर क्या लिखोगे आप, 3rd, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में गलती थी। विच हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वाटर के लिए कोवेलेंट कंपाउंड है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी हो या आयोनाइज हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये 2 बना सकते हैं। अब बोले साहब सेम टाइप के हैं, तो जिसका सरफेस एरिया, यानी जिसके अंदर R का सरफेस एरिया कम हो, सॉल्युबिलिटी हाई, क्योंकि ये पार्ट है, OH तो इसमें भी है, इसमें भी है। फोर्थ को क्यों दे रहा हूं, बिकॉज स्मॉलर, क्योंकि ब्रांचिंग होने से साइज कम हो जाता है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिटेल से लिखा है, देखो इसमें क्वेश्चन 16 में समझो आप पहले, 16 में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन से कम नहीं है, गलत, ये सही लिखा हुआ है। फिर डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती, कोई एक्सेप्शन नहीं। यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम,
बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से ज्यादा है, लेकिन बोरोन की बेरिलियम से कम हाई पेनिट्रेशन पावर। गलत। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम की रिकॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से स्लाइटली ज्यादा। गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली पैरामैग्नेटिक, क्वेश्चन हाईली पैरामैग्नेटिक, या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखो, अब आप ध्यान रखना, Fe+2 में हो तो Fe+2 के अंदर क्या रहेगा, 3d6। और जब आपके पास में अमोनिया +2 तक, अमोनिया इज ए वीक लिगेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। Fe और Mn कहां तक हो, +2 तक, तो अमोनिया कैसा होता है, वीक लिगेंड, इसलिए पेयरिंग मत करना। तो ये तो हुंस रूल से कितने मिल जाएंगे आपके पास में, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 4 ही कॉम्प्लेक्स में रहेंगे T2Gg में, इसलिए सबसे ज्यादा। इस कोबाल्ट के अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि H2O यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, +6 में, +3 में। कोबाल्ट किसके अंदर है, +3 में, 3d6 ऑक्टेडल फील्ड है, और वाटर +3 के साथ कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, 0 डायपोल मोमेंट। Mn में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर भरे रहेंगे। ठीक, आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया। देखो एक सिंपल सा ऑर्गेनिक से लिया है, नाम नोमेनक्लेचर का। करेक्ट आईयूपीएसी नेम। तो अब आप सुनो, जब रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हो दो, रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हो दो, कितनी मेंबर्ड हो, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको नंबर कम दिया जाता है रिंग के कार्बन को। यदि 2 से ज्यादा हो तो आपको सम रूल यूज करना है। सम रूल का मतलब उस समय आपको ये नहीं देखना कि इसके अंदर कौन पहले पीछे, नहीं, टोटल सम करके देख लेना। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं, इथाइल है, तो इसको नंबर 1 2 3 4, 1 + 2 + 4 कितना आ गया आपके पास में, 7। ये और कहीं से भी डालो, जैसे बोले इसको 1, इसको 2 3 4, तो 1 + 3 + 4 कितना आ गया, 8, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे नंबरिंग आएगा, लिखना आपको पड़ेगा वही कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो 4 इथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, थर्ड ऑप्शन। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग से, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोथ मेंबर विच विल बी sp3, दोनों पर sp3 होनी चाहिए। तो अब इसमें जहां गलती होगी वो मैंने डाला है, इसमें मैं आपको बता देता हूं। जैसे अमोनिया sp3 H2S नॉट हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल। ध्यान करो, ड्रैगो रूल, यदि थर्ड पीरियड और हायर पीरियड का एलिमेंट हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों, और बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉनिक 2.5 से कम हो, तो such type molecule are formed by the overlapping of pure atomic orbital, not by hybridization orbital। और इसका सबसे बढ़िया प्रूफ, द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल इज नियरली 90 डिग्री। तो इस पे sp3 नहीं है, इन दोनों पर sp3 है, यहाँ पर अलग है, sp3d है, तो आंसर लिखेंगे सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन। अब पहले समझो इसको, अमोनिया का फॉर्मूला था, नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन है साहब, रिडॉक्स रिएक्शन के आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। नाइट्रोजन पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3, 2 एटम, यहाँ पर 0 एटम बैलेंस हो गए। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, एंड हेंस इट्स एक्स फैक्टर इज 6। और आपको पता है जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, आंसर सी। ठीक है, तो ये आपके पास में सिंगल करेक्ट है। अब 5 क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं, देखिए सिंपल। पहला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in absorption spectrum when electron of hydrogen atom absorb 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब ध्यान सुनना 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 सुनना, यदि 13.6 से कम एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन एटम में रहेगा, और जितनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक ही बार चला जाएगा। इसलिए कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, ओनली 1, ओनली 1। ऐसे नहीं कि साहब पहले 2 में गया 3 में, नहीं, जितनी क्वांटम फोटोन के पास एनर्जी उतना ही, और इमीडिएटली वापस कूदेगा। तो आपको एब्जॉर्प्शन की बतानी थी, आंसर 1 ओनली। क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन। हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गिवन लिक्विड। ऐसे कुछ 4 लिक्विड दे रखे हैं ये लिक्विड विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, आप समझना आप, एक तो है एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला आप जानते हो, मैं लिख देता हूं। एक तो एसीटोन, दूसरा आपके पास में क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो एक तो इसकी बात करो। अच्छा, इसके अंदर चेक कर लिया करो, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, और ये कहता है नॉन पोलर। जब इसमें रखेंगे तो कौन सा डिविजन शो करेगा, पॉजिटिव। तो पहले प्योर फॉर्म में देखा करो। चलो एसीटोन को बताता हूं पहले। एसीटोन की प्योर फॉर्म में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जल्दी मत करो। एसीटोन की प्योर फॉर्म में डाइपोल डाइपोल। CH2 कैसा है, नॉन पोलर। कैसे फोर्स है दुनिया में सबसे वीक, जिसको डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये डाइपोल डाइपोल भी कम पड़ जाएगा, और जब अट्रैक्शन फोर्सेज वीकर हो जाते हैं, सो पॉजिटिव। तो पहला क्या करेगा आपके पास में, पॉजिटिव डेविएशन एक। अब ऐसे ही करना, अब क्या लेना, दूसरा। रुको, पहले लिख लिया करो प्योर फॉर्म में, बोलता प्योर फॉर्म में तो डाइपोल डाइपोल थे, यहाँ लिख दिया मैंने।
अब दूसरा कौन सा लिक्विड डाला वो समझो। दूसरा लिक्विड कौन सा है, कार्बन डाइसल्फाइड हो गई, इथेनॉल। अच्छा अब इथेनॉल में कैसे फोर्स थे साहब, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे समझो इथेनॉल के अंदर कौन से फोर्सेस थे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये प्लस माइनस के, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस। अच्छा इसके अंदर एसीटोन मिला देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म, इसलिए ये भी पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा, तीसरा क्या मिलाया, ये भी पॉजिटिव था, ध्यान से देखना, दो हो गए ना पॉजिटिव के। तीसरा मिलाया इन्होंने क्लोरोफॉर्म। अब फिर समझो ये था अब आपके पास में क्लोरोफॉर्म। अब ये बढ़िया एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी गिवन है, ये सभी दे रखे हैं, वैसे थोड़ा समझने की बात है। ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव का है, तो इसकी बात तो यहीं पर हो गई। एसीटोन के साथ मैंने ये लेके देख लिए तीनों, तो उसमें से दो बन गए। अब आप क्या करो, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड रखो यहाँ, कैसे मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, कौन से पोल, डिस्पर्सन। अब इसके संग रिएक्ट बनाओ साहब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में इथेनॉल, तो ये भी पॉजिटिव क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा साहब, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा और कौन सा लिक्विड बच गया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी ध्यान से देखो, ये कहता था पोलर, एसीटोन के जैसा ये भी कहता था पोलर। तो मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्स थे, डाइपोल डाइपोल। अब मिला दो इसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड, आप ऐसे क्यों कहते हो कि इसको इसमें मिलाया, कैसे मिला दो, तो ये भी खत्म, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन खत्म, इसलिए ये भी पॉजिटिव। लो साहब अब कौन सा बच गया, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म। इथेनॉल C2H5OH प्लस क्लोरोफॉर्म। अब फिर देखो यहाँ पर कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको डाल दोगे तो खत्म, तो ये भी पॉजिटिव। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5। लो जी यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 5। ये लो बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे बना के देखा करो, आते रहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 23। ये क्वेश्चन 22 बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे देखते हैं, हाउ मेनी स्पीसीज आर ओड इलेक्ट्रॉन अमंग द फॉलोइंग। और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लिया करो, ये ओड इलेक्ट्रॉन हो गई, ओजोन नहीं होगी, C2 नहीं होगी, ये NO2 हो जाएगी, और बाकी सब में स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो, 2। ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द रेजोनेंस ऑफ एनायन ऑफ एसीटोन। बढ़िया क्वेश्चन, एनायन ऑफ एसीटोन, जब आप एल्डोल कंडेंसेशन कराते हो ना, तो एनायन बनता है स्टेप फर्स्ट में, अल्फा H निकल के वो बनता है, तो पहले समझो आप उसका एनायन बनाते हैं, ये एसीटोन। तो इसका जब आप एनायन बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, और ये बन गया एनायन। अब हो गया कंजुगेशन में, अब होगा रेजोनेंस। ठीक है, तो एक पाई तो ये, और इसको भी आप पाई बॉन्ड बनाएंगे तो टोटल के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये बताना है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, का आंसर क्या बोलोगे, 4। कैसे, एक तो ये है ही पाई के 2, और इसको भी बोलना आप रेजोनेंस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। तो कितने बनाओगे इसके टोटल, देखो कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो, Cl आपको समझा देता हूँ, एक Cl तो यहाँ जोड़ो, ठीक है, दूसरा एक यहाँ पर, ये भी अलग बनेगा 2, तीसरा इस जगह ये भी अलग बनेगा 3, और एक आप इस रिंग में 2 पोजीशन बची, यहाँ पर कहीं भी जोड़ सकते हो। तो कुल मिलाकर कितने में लिखेंगे आप, 4। लो जी साहब ये आपके क्वेश्चन मैंने डाल दिए, आंसर समझा दिए। अगली क्लास में फिर कोई बात और डिस्कस करेंगे, इतने तक आप तैयारी करते रहो, बिल्कुल एग्जाम नजदीक है आपका, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहा करो। ठीक है, बंद करता हूँ, ठीक है, ओके बाय।